सबसे पहले बात पाकिस्तान की, जिसने मानो कसम खा रखी है कि वो सुधरेगा नहीं। वो बार बार हिंदुस्तान पर वार करेगा, उसे मुंहतोड़ जवाब मिलता है, वो पटखनी खाता है, लेकिन अपनी साजिश से वो बाज नहीं आता और हिंदुस्तान में लगातार जहर घोलता रहता है, हिंदुस्तान को उकसाता रहता है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की साजिश को हमारे जाबाज मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, तो दूसरी ओर अब उसने राजस्थान बॉर्डर पर ड्रैगन फेसिंग के जरिए पाकिस्तान की ओर से होने वाली घुसपैठ की काट की तैयारी हिंदुस्तान ने पूरी कर ली है। दूर दूर तक फैला रेत का समंदर, जहां हर पल मौसम इम्तिहान लेता है। सर्दियों में जमा देने वाली ठंड और गर्मी की तपिश ऐसी कि शरीर झुलस जाए। ये राजस्थान में हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहद है। जून की इस जला देने वाली गर्मी में भी हिंदुस्तान के जाबाज यहाँ हर पल चौकस रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान हर पल रचता है घुसपैठ की साजिश। जैसलमेर की सीमा पर कई बार पाकिस्तान की तरफ से जासूसी की कोशिश की गई है। मई 2017 में भी यहाँ से पाक का जासूस गिरफ्तार हुआ था। जैसलमेर सीमा पर तस्करी का भी खतरा बना रहता है। आतंकी यहाँ ड्रग की तस्करी करने का मौका ढूंढते हैं। मुश्किल ये है कि थार के इस रेगिस्तान में अक्सर रेतीला तूफान सरहदों के निशान मिटा देता है। जैसलमेर जिले के शाहगढ़ बल्ज इलाके में रेत के टीले आंधियों की वजह से रातों रात गायब हो जाते हैं और फेंसिंग गिर जाती है, और इसी से निपटने के लिए हिंदुस्तान ने अब ड्रैगन फेंसिंग का फैसला किया है। फेंस के पीछे गार्ड तो हमेशा होगा, चाहे वो ड्रैगन फेंस हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे कोई भी हो। अभी वो फेंस को देखता है, रात को तूफान आ गया, वो सैंड स्टॉर्म आ गया, अगले दिन उसको फेंस नज़र नहीं आएगी कहाँ है। तो ये उसकी बचाने के लिए है, क्योंकि सैंड वहाँ इतना जल्दी शिफ्ट करता है कि एक फिक्स फेंस अगर हम लगाते हैं तो अगले दिन वो नज़र नहीं आएगी गार्ड को कहाँ थी फेंस। वैसे तो हिंदुस्तान ने साल 1996 में ही राजस्थान में भारत पाक की सीमा की फेंसिंग का काम पूरा कर लिया, लेकिन शाहगढ़ बल्ज इलाके में ये कारगर नहीं हो पाई, जिसके बाद पी चिदम्बरम की अगुवाई में एक एक्सपर्ट कमेटी ने इलाके का दौरा किया और ड्रैगन फेंसिंग की सलाह दी। इसका प्रिंसिपल वही है जो आप समुद्र में बॉय लगाते हैं, वो हवा का होता है, लाइटर देन वाटर, तो जो ही पानी ऊपर नीचे आता है वो फ्लोट करता रहता है। तो ये सैंड पर वही काम करता है जो कि समुद्र में एक बॉय करता है। तस्करों से निपटने के लिए अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर को भी ड्रैगन फेंसिंग के जरिए सील किया गया। ये फेंसिंग जमीन में धंसी नहीं होती और इसलिए रेत के तूफान में इसके धंसने का डर नहीं होता। ऐसे में हिंदुस्तान के जाबाजों के लिए रेतीले तूफान में भी सरहद की चौकसी आसान हो जाएगी। पाक के नापाक हरकतों को अब ड्रैगन फेंसिंग के जरिए सील किया जाएगा। रेत में सैंड ड्रैगन की ये एक ऐसी दीवार होगी जो दुश्मनों से भारत की हिफाजत करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये ड्रैगन फेंसिंग काम कैसे करेगी और राजस्थान का जो बॉर्डर एरिया है भारत पाकिस्तान का, वो दरअसल कितना लंबा है और क्या क्या वहां पर महत्वपूर्ण इलाके हैं और क्यों ये सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको बता दें 233 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा बॉर्डर एरिया है। बाड़मेर के बॉर्डर की अगर हम बात करें, भारत पाकिस्तान बॉर्डर कुल 1037 किलोमीटर है। श्री गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर अलग अलग इलाकों की बात करें तो बाड़मेर में 233 किलोमीटर का बॉर्डर है, जैसलमेर में 433, बीकानेर में 160 किलोमीटर का ये पूरा बॉर्डर एरिया है। इसके अलावा श्री गंगानगर की बात करें तो वहां पर भी 211 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा बॉर्डर है। अगर पूरे बॉर्डर की बात करें यानी कि पूरे राजस्थान के बॉर्डर को मिला लें तो ये कुल होता है 1037 किलोमीटर। और अगर पिछले युद्ध की बात करें तो पिछले युद्धों में भी इन एरियाज में पाकिस्तान ने यहां से किस तरह से अंदर आने की बात की थी देश में। जैसलमेर की बात कर लेते हैं तो तनोट, लौंगेवाला, शाहगढ़ ये महत्वपूर्ण पोस्ट हैं और इन पोस्ट के जरिए ही आपको याद होगा कि चाहे फिर हम 71 के युद्ध की बात करें तो इन्हीं पोस्ट को निशाना बनाकर पाकिस्तान ने भारत की सीमा में दाखिल होने की कोशिश की थी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान की, तो वहाँ पर दूसरी तरफ अलीबख्श, पीर कमल, सैनवरी, ये तमाम पाकिस्तानी पोस्ट हैं जो सामरिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं।
आइए अब आपको ये भी समझाते हैं कि सैंड ड्रैगन फेसिंग आखिर होती क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है और किस तरह से हमारे बॉर्डर को प्रोटेक्ट करेगी। शिफ्टिंग फेसिंग को सैंड ड्रैगन फेसिंग कहा जाता है। इसमें 15 फीट ऊंची फेसिंग जो है वो की जाती है, यानी कि 15 फीट ऊंची एक फेसिंग जो है तैयार की जाती है। इसमें जमीन के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं किया जाता है। पूरी फेसिंग हवा में खड़ी रहती है लेकिन सतह को छूती हुई होती है और ऐसे में फेसिंग के नीचे से निकलना भी बेहद मुश्किल है। रेतीले टीलों के शिफ्ट होने पर ये शिफ्ट हो सकती है, तो राजस्थान का जिस तरह की वहां की मरुभूमि है उस लिहाज से ये फेसिंग बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई हिंदुस्तान को हर हाल में दहलाने की कोशिश में जुटी हुई है और अगर सूत्रों की माने तो इसके लिए आईएसआई सुंदर लड़कियों का सहारा ले रही है। सूत्रों की माने तो खुफिया एजेंसी ने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसके मुताबिक आईएसआई भारत में हमला करवाने के लिए सुंदर आतंकी महिलाओं का सहारा लेने की तैयारी कर रही है। आईएसआई की ये ब्यूटी साजिश इसे नाम दिया जा रहा है। आत्मघाती गुट में 11 सुंदर महिलाएं और 17 लड़के हैं। जमात-उद-दावा, जैश-ए-मोहम्मद के ये सभी ट्रेंड आतंकी हैं। हाफिज सईद के इशारे पर हमले के लिए जमात-उद-दावा ने ये आतंकी भेजे हैं। हाफिज सईद के बेटे तलहा के हाथ में इस पूरी की पूरी ब्यूटी ब्रिगेड की कमान है। परमाणु संस्थान, एयरपोर्ट, मेट्रो, धार्मिक संस्थान, ये तमाम जगह जो हैं वो निशाने पर है। बुरके, मॉडर्न ड्रेस में हो सकती हैं महिलाएं। हनी ट्रैप की तरह से ही ये काम कर सकती हैं और अपने ही सहारे ये आतंक की वारदात को अंजाम दे सकती है। और आइए अब आपको दिखाते हैं आखिर कैसे पुलिस थाने के बाहर एक चोर ले उड़ा बाइक। जी हां, थाने के बिल्कुल बाहर। तस्वीरें हैदराबाद से आई हैं। आप देखिए कि कैसे लाल शर्ट पहने ये शख्स पहले इस बाइक में चाबी लगाता है। जरा देखिए चोरी ऊपर से कितनी दबंगई है, लेकिन जब उसकी दाल नहीं गली तो उसने दूसरी बाइक की ओर बढ़ी। इस तरह से बाइक चोर बाकायदा 4-5 गाड़ियों में अपनी चाबी लगाता है और आखिर में सड़क के सोर खड़ी ये बाइक लेकर चलता बनता है, और वो भी पुलिस थाने के बाहर। आप सोच लीजिए कि वहां पर किस तरह से कोई डर या खौफ जो है पुलिस का कितना होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अगर थाने के बाहर बाकायदा चोर जो है एक गाड़ी में नहीं बल्कि 4-4, 5-5 गाड़ियों में चाबी लगा के देखता है और उसके बाद थाने के ठीक बाहर से खड़ी हुई बाइक उड़ा ले जाता है। अब बात करते हैं यूपी सरकार के वादे की। योगी सरकार ने सत्ता में आने पर कहा था कि यूपी को गड्ढा मुक्त बनाएंगे, लेकिन डेडलाइन खत्म हो रही है और योगी सरकार अपने ही दावों में उलझती नजर आ रही है। योगी सरकार की पहली परीक्षा पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। यूपी में कुल 2,25,825 किलोमीटर लंबाई की सड़कें हैं। इनमें से 1,21,034 किलोमीटर सड़कें ही ऐसी हैं जिनमें गड्ढे ही गड्ढे हैं, यानी कि डेडलाइन खत्म, वादा अधूरा। उत्तर प्रदेश की गड्ढे वाली सड़कों को ठीक करने का वादा सीएम योगी ने तो कर दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में इतनी बड़ी चुनौती को निपटाना योगी सरकार के लिए आसान नहीं रहा, क्योंकि सरकारी आंकड़ों की माने तो उत्तर प्रदेश में कुल 2,25,825 किलोमीटर लंबाई की सड़कें हैं। इनमें से 1,21,034 किलोमीटर सड़कें ऐसी हैं जिनमें गड्ढे ही गड्ढे हैं, यानी सूबे में तकरीबन आधी सड़कों में गड्ढे हैं। योगी सरकार ने इन्हीं गड्ढों को भरने का काम शुरू किया था और 15 जून को उसकी डेडलाइन दी थी। 15 जून को जब सरकार अपने कामकाज का रिपोर्ट देने आई तो क्या कहा, आप खुद सुनिए। टोटल विभागों की सड़कें हैं वो 1,21,034 किलोमीटर है जो गड्ढा युक्त पाई गई है, और उसमें से हमने 76,356 किलोमीटर पूरे विभागों की मिला करके सड़कें हमने बनाने का काम किया। सभी विभागों को मिला करके 63% रिजल्ट है और लोक निर्माण विभाग का 82% रिजल्ट है जो हमने बना करके पूरा करने का काम किया। दरअसल उत्तर प्रदेश में सड़कों के गड्ढे भरने का काम 9 विभागों में बांटा गया, क्योंकि प्रदेश में कई विभागों की ओर से सड़कें बनवाई गई हैं। इनमें पीडब्ल्यूडी, एनएच, एनएचएआई, पंचायती राज विभाग, मंडी परिषद, गन्ना विभाग, पीएमजेएसवाई, सिंचाई विभाग की ओर से सड़कें बनाई गई हैं। इन सड़कों के गड्ढे भरने और मरम्मत का काम भी इन्हीं विभागों को सौंपा गया था, जिसमें 90 दिन के अंदर ही हर विभाग ने गड्ढे को लेकर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। सरकार के आंकड़े के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 85,160 किलोमीटर सड़क पीडब्ल्यूडी विभाग की थी जिनमें गड्ढे थे। इनमें से 75,044 किलोमीटर सड़कों में गड्ढे भर दिए गए हैं। वैसे ही नेशनल हाईवे की 189 किलोमीटर गड्ढों वाली सड़क में से 139 किलोमीटर सड़क गड्ढा मुक्त हो चुकी है। पीएमजेएसवाई की 1,703 किलोमीटर सड़क में से 1,637 किलोमीटर सड़क में गड्ढे भर चुके हैं।
बजट की चिंता सरकार को थी, पैसे के अभाव में कोई काम नहीं रुका। कुछ विभाग ऐसे थे जिनका काम केवल सड़क बनाना नहीं था, उनकी कुछ सड़कें कम बनी होंगी। सरकार की माने तो कई विभागों ने गड्ढे भरने में तेजी दिखाई, लेकिन कई विभाग ऐसे भी थे जिनकी सड़कों के गड्ढे तय समय सीमा के अंदर उतनी तेजी से नहीं भरे जा सके। ठेकेदार, इंजीनियर, दूसरे अधिकारी मिलकर के बता देंगे कि इतना बजट लगा और इतना बजट इसमें इस्तेमाल हुआ, उसकी खपत हो गई और गड्ढा मुक्त हो गया। ये धोखा है। योगी सरकार सड़कों के गड्ढे भरने को लेकर अपनी कामयाबी जता रही है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि बरसात से ठीक पहले भरे गए गड्ढों में अफसरों को लूट का मौका मिल गया है। एक पैसा रिलीज नहीं किया, गड्ढा मुक्त कहां से हो जाएगी सरकार? और अब अगर गड्ढा मुक्त करेंगे भी तो कल पानी बरस जाएगा। इंजीनियर्स को पैसा कमाने का एक मौका मिल जाएगा कि सब बारिश में फिर वो डामर बिटुमेन चलता नहीं है, टूट गया। बहरहाल उत्तर प्रदेश की सड़कों से गड्ढे कितने दिनों में पूरी तरीके से खत्म होंगे, इसका इंतजार पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को रहेगा। फिलहाल जनता को गड्ढों से पूरी तरीके से निजात मिलती नजर नहीं आ रही है। मनीष भट्टाचार्य, न्यूज नेशन, लखनऊ। और बात आम आदमी पार्टी की, जो एक बार फिर से विवादों में फंसती हुई नजर आ रही है। दिल्ली सरकार के ही पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी ने पार्टी के दफ्तर के गैर कानूनी कब्जे को लेकर आप पर 27 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। आम आदमी पार्टी को अपनी ही सरकार से मिला है नोटिस, जिसमें पार्टी को 27 लाख किराया चुकाने को कहा गया है। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने राउस एवेन्यू के एक बंगले पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा जमाने को लेकर आम आदमी पार्टी पर 27 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। सूत्रों के मुताबिक जुर्माना लाइसेंस फीस से 65 गुना ज्यादा है और अगर पार्टी ये दफ्तर खाली नहीं करती तो जुर्माने की रकम बढ़ाई जा सकती है। पीडब्ल्यूडी ने अप्रैल में ही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी कर 206 राउस एवेन्यू को फौरन खाली करने के लिए कहा था। पीडब्ल्यूडी के मुताबिक बंगले के आवंटन में नियम कायदों की अनदेखी की गई। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को इसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आ रहा। पार्टी की दलील है कि दूसरी सियासी पार्टियों को भी दफ्तर चलाने के लिए बंगले आवंटित किए गए हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी अब पीडब्ल्यूडी के कदम के खिलाफ कानूनी रास्ता अख्तियार करेगी। दिल्ली में अगर आप देखें तो बीजेपी, कांग्रेस और अन्य कई सारी पार्टी जिनके पास कई सारे बंगले दिए हुए हैं, उनको किसी न किसी पॉलिसी के तहत तो दिया गया होगा। तो हमने उनसे यही कहा था कि उनको जिस भी पॉलिसी के तहत दिया गया है हमें भी उसी में अलोकेट किया जाए। अगर लगता है कि जो दिल्ली सरकार ने जब हमें आवंटित किया था वो गलत था या उसकी परमिशन एलजी ने नहीं दी थी, तो अब जिस भी पॉलिसी के तहत बीजेपी को दिया गया है या कांग्रेस को दिए गए बंगलों, उसी में हमें भी दिया जाए। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल से गुहार लगाई है कि उन्हें बंगला नंबर 206 राउस एवेन्यू से ही पार्टी दफ्तर चलाने की इजाजत दी जाए। आम आदमी पार्टी के इस दफ्तर ने एक बार फिर इस बहस को हवा दे दी है कि आखिर दिल्ली में सरकार केजरीवाल के इशारे पर काम करती है या फिर एलजी के। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज नेशन, दिल्ली। और अब आपको दिखाते हैं किस तरह से कई बार रोमांच के चक्कर में जिंदगी आफत के भंवर में फंस जाती है। तब जिंदगी और मौत के बीच का फासला बेहद कम नजर आता है। दिखाते हैं आपको कुछ ऐसी ही तस्वीरें उत्तराखंड में, जब दिल्ली से आए पर्वतारोही बर्फीली वादियों में फंस गए थे। 5500 मीटर की ऊंचाई, जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ। मुश्किलों से भरे इस पहाड़ पर रोमांच का एहसास करने के लिए दिल्ली से कुछ पर्वतारोही आए थे। उन्हें क्या पता था कि आफत उनका इंतजार कर रही है। दरअसल यहाँ पहुंचकर ये पर्वतारोही बर्फ से भरे गड्ढे में फंस गए। दूर दूर तक मदद के लिए कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन तभी देवदूत बनकर एसडीएफ के जवान वहां पहुंचे और सफेद आफत में फंसी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद शुरू कर दी गई। बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ से तकरीबन 5500 मीटर की ऊंचाई पर संतोपथ मार्ग पर दिल्ली से आया हुआ एक पर्वतारोही दल ट्रैकिंग के लिए आया था, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि उनके साथ मुसीबत भी चल रही है। 6 लोगों की टीम में से एक सदस्य चुराले ग्लेशियर में 50 फीट गहरे बर्फ के गड्ढे में फंस गया, लेकिन तभी उन्हें दिखाई दिया कि एसडीआरएफ की हाई मॉनिटरिंग रेस्क्यू टीम कुछ ही दूरी पर अपनी ट्रेनिंग कर रही है। पर्वतारोही दल के सदस्य फौरन एसडीआरएफ से संपर्क करते हैं और 17 सदस्यों वाली एसडीआरएफ टीम रेस्क्यू के लिए आगे बढ़ती है। हर कदम पर खतरा था, लिहाजा फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे थे। करीब 2 घंटे तक चली मशक्कत के बाद शख्स को सुरक्षित निकाल लिया गया। टीम न्यूज नेशन।
इटावा में बीजेपी के कार्यक्रम में मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक की जमकर धुनाई हुई। युवक को बाहरी लोगों ने नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही कानून अपने हाथ में लेते हुए जमकर पीटा। इटावा क्लब में सबका साथ सबका विकास कार्यक्रम के दौरान ये वाकया हुआ। कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल भी भाग ले रही थी और कार्यक्रम में जिले भर के कार्यकर्ताओं और नेताओं को बुलाया गया था कि तभी किसी का मोबाइल चोरी हुआ और युवक पर चोरी का आरोप लगाते हुए दर्जन भर कार्यकर्ता पुलिस का इंतजार भी नहीं कर रहे, जांच का इंतजार भी नहीं कर रहे, इस युवक पर दे दनादन लात घूंसे बरसाना शुरू कर देते हैं। हालांकि इस युवक के पास से चोरी का मोबाइल नहीं बरामद हुआ। बाद में आरोपी को पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने कानून को अपने हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई की बात की है, कार्रवाई नहीं की है। शक के बिना को एक शख्स ने पुलिस में हिरासत में ले लिया, लेकिन जिनकी तस्वीरें कैमरे में कानून अपने हाथ में लेते हुए कैद हुई, उनके साथ पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया। अब बात मौसम के मिजाज की। मौसम विभाग ने इस बार भी सामान्य बारिश की घोषणा की है। देश भर में करीब 98% बारिश का अनुमान है। ये सूखे से जूझ रहे देश के लिए अच्छी खबर है, लेकिन मौसम विभाग के एक अध्ययन ने चिंता भी बढ़ा दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 50 सालों से बरसाती बादल का पतला होना लगातार जारी है, जिससे बारिश कम हो रही है और तापमान लगातार बढ़ रहा है। आखिर कहां गुम हो रहे हैं ये बादल, देखिए इस रिपोर्ट में। काले काले बदरा और रिमझिम फुहार ने हरियाली के साथ साथ देश के लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। बारिश की बूंदों से हर किसी का चेहरा धुला धुला नहीं बल्कि खिला खिला नजर आ रहा है। लेकिन क्या ये बादल अब गुम होने लगे? क्या मूसलाधार बारिश अब सपना बनकर रह जाएगी? क्या बादलों को भी लग गया है प्रदूषण का ग्रहण? एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 50 सालों से बरसाती बादलों का पतला होना लगातार जारी है, जिससे एक दिन कम हुआ मॉनसून का सीजन, जिसका सीधा मतलब आने वाले वक्त में गर्मी वाले दिनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। मॉनसून के सीजन में कम ऊंचाई पर पड़ने वाले बादल ही अमूमन बारिश कराते हैं। ये बादल 6500 फीट की ऊंचाई तक मिलते हैं। हाल के सालों में इन लो क्लाउड्स की न केवल मोटाई में कमी आई है बल्कि ये घट भी गए हैं। बताया जा रहा है कि 1961 में देश भर में 47% मोटे बादल छाए थे, जो 2009 में घटकर 33% रह गए। रिपोर्ट में कहा गया कि हर दशक में मॉनसून में 0.23 दिन की कमी आ रही है। इसका सीधा मतलब ये कि 50 साल में मॉनसून का एक दिन कम हो गया है। एक मॉनसूनी दिन में 2.55 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश होती है। ये कमी देश के हर हिस्से में दर्ज की गई है। स्टडी के मुताबिक कम ऊंचाई वाले बादल और बरसात के दिन के बीच सीधा संबंध है। बादलों के पतला होने से टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग के वैज्ञानिक इस स्टडी पर एकमत नजर नहीं आते। देखिए, अगर ऑपरेशनली इस चीज़ को देखें तो बादलों की मोटाई को नापना वैसे ही एकदम मुश्किल काम है, क्योंकि उसका बेस कब होता है, सीबी क्लाउड का बेस अलग होता है, मानसून के क्लाउडों का बेस अलग होता है। इसी तरह से अगर उनकी वर्टिकल हाइट देखते हैं तो जो प्री मानसून में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होती है तो उन क्लाउडों की हाइट कई बार 15-16 किलोमीटर तक हो जाती है, जबकि मानसून के जो क्लाउड है अमूमन तौर पर 8 से 10 किलोमीटर ऊँचाई के ही होते हैं। तो इसमें ये तो रिसर्च का विषय है। मैं ऑपरेशनल फोरकास्टिंग देखता हूँ, मैं इतना ही बता पाऊँगा कि ऑपरेशनल डे टू डे फोरकास्ट में इसका कोई ज़्यादा असर हमको देखने को नहीं मिल रहा है। इस स्टडी में ये नहीं बताया गया कि इन बादलों की कमी के पीछे सही वजह क्या है। आशंका जताई गई है कि वातावरण में बढ़ रहे धूल और धुएं के कण इसकी वजह है। टीम न्यूज़ नेशन। तो आपने देखी देश और दुनिया की हर खबर हर पहलू के साथ नेशन व्यू में।